वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारी इस नए वीडियो में। और आज जिस पोएम को हम पढ़ेंगे, इस पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन, जिसको लिखा है जेम्स फैल्कोनर क्रिकअप ने, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1918 को हुआ था और मृत्यु 10 मई 2009 को हुआ था। इनका नाम है जेम्स हैरोल्ड किरकअप और ये एक इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेटर थे और ट्रैवल राइटर थे। इसने 30 से भी ज़्यादा किताब लिखी हैं। उसमें ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मजीवनी है, उपन्यास है, उसमें नाटक हैं और बहुत सारे नाम में वो लिखते थे। पेन नेम मतलब ओरिजिनल नेम को इस्तेमाल ना करके लिखना, उसे हम पेन नेम बोलते हैं। जैसे जेम्स फैल्कोनर है, आदित्य झा है, जून होंडा है, एंड्रयूज जेम्स, टाइको कवाई, फेलिक्स लिस्टन, एडवर्ड रेबर्न एंड आईवी बी समर फॉरेस्ट। वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 1962 इनके फेलो बने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी लिटरेचर के फील्ड से बिलोंग करने वाले, वो नोवेलिस्ट हो, पोएट हो, वो आर्टिस्ट हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इसका पार्ट बनना। और वो बने वो 1962 में। अब यहाँ छोटा सा एक उनका ओवरव्यू है। जेम्स किरकअप जिनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1918 को इंग्लैंड पे और मौत हुई थी 10 मई 2009, एज्ड 91। एंड जो रैपर ऑक्यूपेशन, ये पोएट थे, राइटर थे और ये जनरली पोएट्री, फिक्शन यानी कि नोवेल होते हैं, और जर्नलिज्म ये उनका पेशा रहा है। और हम अर्ली लाइफ की अगर बात करें तो जेम्स किरकअप वो साउथ शील्ड्स में वो पले बड़े थे, जो वेस्टो सेकेंडरी स्कूल उनका स्कूल था, और उसके बाद वो किंग्स कॉलेज डरहम यूनिवर्सिटी में गए। दूसरे जो विश्व युद्ध जब चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, उस समय वो एक कॉन्सेंसियस ऑब्जेक्टर थे, मतलब वो मिलिट्री पर्सन जो अपनी मिलिट्री सर्विस करने से इनकार कर देता है, और फॉरेस्ट्री कमीशन के लिए वो काम किए। और यहाँ पर जो यॉर्कशायर डेल्स का जो लैंड है या लैंसबरी गेट फार्म है, क्लेवरिंग, एसेक्स पर, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कमीशन था वहाँ पर वो काम कर चुके हैं। तो डाउन स्कूल इन कॉर्नवॉल मेलबर्न पर वो पढ़ाते थे, जहाँ पर W.H. ऑडेन उनके वहाँ पे टीचर थे, मास्टर थे। और किरकअप अपने पहले पोइट्री के ऊपर किताब लिखते हैं और इसका नाम है द ड्राउन सेलर, जो 1947 पे पब्लिश होता है। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी ईयर पे हमें फ्रीडम मिली थी। इसके बाद 1950 से 1952 तक वो फर्स्ट ग्रेगोरी पोइट्री के फेलो लीड्स यूनिवर्सिटी में, जैसे रॉयल सोसाइटी में वो फेलो बने थे, इसके बाद लीड्स यूनिवर्सिटी पे ग्रेगोरी पोइट्री फेलो बनना वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यहाँ पर जो फर्स्ट रेसिडेंट यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड किंगडम UK पे, तो वो इसलिए यूनिवर्सिटी रेसिडेंट बन गए इसके बदौलत, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिल गया। इसके बाद अपने पार्टनर टेरेक के साथ वो इंग्लैंड के दक्षिण में गए ग्लूसेस्टर पर, जहाँ पर 1952 पे वो अपने पार्टनर के साथ गए। उसके बाद वो बाथ एकेडमी ऑफ आर्ट पे विज़िट करते हैं अगले 3 इयर्स तक, और फिर बाथ से मूव करके किरकअप लंदन ग्रामर स्कूल में वो पढ़ाते थे। और 1956 का जब समय आया, तब इंग्लैंड छोड़ने का समय था, तो उससे पहले वो ये काम करते थे, उस ग्रामर स्कूल में पढ़ाते थे। उसके बाद कॉन्टिनेंटल यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने काम किया है, अमेरिकाज पे, फार ईस्ट पे। और अगर हम बात करें जापान में उनकी काम करने का, तो जापान में जब वो काम करने के लिए गए तो वहाँ पर बहुत पॉपुलैरिटी मिला उनको अपने काम का, और वहाँ पर वो सेटल्ड हो गए, 30 साल तक वहाँ पर रहे और वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, नो मैन आर फॉरेन, ये इनका ही लिखा हुआ पोएम है। तो जब मैं इनके बारे में बता रहा था तो मैं एक चीज़ बता रहा था कि कॉन्सेंसियस ऑब्जेक्टर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस पोइट्री के ऊपर भी वो इफेक्टेड है। क्योंकि अगर हम वार की बात करें तो ये डिस्ट्रक्शन और डिके ही करता है, ये तबाही करता है, सिर्फ इसे हासिल कुछ नहीं होता, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आप बताओ कि एक पुल, एक ब्रिज, अगर बोले हॉस्पिटल, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब बनने में कितना टाइम लगा। आप तोड़ तो कुछ सेकंड में एक बम गिरा दो तो वो टूट जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये बनाने में कितने समय लगते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये बात, और दूसरा और एक बात है कि एक सोल्जर, एक कंट्री के सोल्जर के बारे में सोचो जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके ऑपोजिट में जो कंट्री के सोल्जर है वो भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने एक दूसरे के देश को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि उन दोनों के बीच कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं, यानी कि वो एक दूसरे का जान ले रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। यही पर सबसे मुश्किल है। और जो सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, अब अगर मैं और कुछ पोएट के नाम बोलूँ, अगर इसके बारे में आप बाद में रिसर्च करोगे, जैसे विल्फ्रेड आवेन, सिगफ्रेड सासोन, ये भी बहुत बड़े पोएट हैं। इन्होंने भी अपने देश के लिए लड़ाई की, लेकिन इन्होंने कभी वार को सपोर्ट नहीं किया, युद्ध को सपोर्ट नहीं किया। तो इनका आइडिया ये है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखो, हर देश में सब कुछ नहीं मिलता है ना। जैसे अगर हम बात करें भारत और इंग्लैंड पे, तो जो यहाँ से कपड़े हैं, एक टाइम पे क्या होता कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स है वो इंग्लैंड जाते थे और वहाँ से कपड़े बनते थे। तो ये ज़रूरत है, मसाले जो है वो यहाँ से जाते हैं। और इंग्लैंड की भी हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पर इंग्लैंड पे जाकर पढ़ाई करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ देश, एक देश में सब कुछ नहीं मिलता तो उसे दूसरे देश से वो लाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप सोचो कि अगर हमें, हमारे बीच में रिलेशंस अगर अच्छे रहें, तो क्या हमें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सेना की ज़रूरत है? दुनिया पहले कैसी थी? दुनिया तो पहले एक थी ना, उसके बाद इंसान के बीच तनाव पैदा हुआ और फिर उसने लकीर खींच दी, वही तो एक लाइन बन गया, वही तो एक देश बन गया। तो बात ये है कि अगर हम एक दूसरे को प्यार करें तो हम, हमारी जो पूरी दुनिया है वो ग्रो कर जाएगी, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर ये पोएट्री है। लेकिन हम एक दूसरे के अंदर में नफरत पैदा करते हैं और जिसके वजह से आखिरकार लड़ाई लड़नी पड़ती है, वार होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जब एक, और इनसे ज़्यादा तो मतलब जब ये वार के उस टाइम पे अपने मिलिट्री कॉन्सेंसियस ऑब्जेक्टिव, मतलब उस वार के तबाही को देख के उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी उसने रिटायरमेंट ले ली अपने मिलिट्री से। तो क्यों, क्या कंट्री, उनके अंदर में फीलिंग्स किया था। अब देखो एक चीज़, हम तो घर में बैठ के आराम से युद्ध के बारे में बहुत बड़े बड़े सोचते हैं। जैसे आजकल तो भारत और चीन के साथ तनाव बना हुआ है, तो हम सोचते हैं कि एक बार भारत सबक सिखाते, लड़ाई एक बार हो जाए। भारत सबक सिखा सकता है, लड़ाई करके वो जीत सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। हमारी सेना जो है वो उतने कैपेबल है करने के लिए, और उन्हें किया भी है, क्योंकि गलवान की घटना हमें सब पता है। लेकिन मामला यह है कि जब ये बहुत बड़े स्केल वार पे चला जाएगा तो कितनी लोगों की मौत हो जाएगी, और बहुत से इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे, और फिर डिस्ट्रक्शन, सिर्फ तबाही ही होगी, हासिल कुछ क्या होगा क्या। तो वार अगर लड़नी ही है तो फिर दूसरा तरीका है जो हम, जिस तरीके को हम अपना रहे हैं, ठीक है, कि हम इकोनॉमिकल ट्रेड वार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इकोनॉमिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सही है। इसमें आपको कोई बंदूक की गोली नहीं चलानी है। और एक्चुअली जो एक सेना होता है, जब वो देखता है कि उसके साथी किस तरीके से उसे गोली लगी है, आप कोई मिशन पे जाते हो और उस टाइम पे फायरिंग होती है और आपके किसी भी साथी को गोली लग जाती है, तो वो तो इंजर्ड हो गया, उससे तो वहाँ से आपको बैकअप करना है, उसे वहाँ से लेके आना है। लेकिन आप एक बार अच्छी तरीके से सोच लो, स्थिति को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई साथी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगा जिसने सामने से वो सब कुछ देख रहा है। हमारे लिए तो बहुत ये एक धारणा फैंटास्टिक है, लेकिन आप सोचो कि जिसकी मौत हो जाती है युद्ध में, जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के ऊपर, उनके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी, ठीक है। वो कितने टेंशन में रहते होंगे जब कोई लड़ाई होगी, वो हमेशा टेंशन में रहते हो, क्योंकि किसी के घर का बेटा अगर बॉर्डर पे है तो वो हर वक्त टेंशन पे रहता हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लॉजिक दो कि हाँ वो तो शहीद हो जाएंगे, जान अपने देश के लिए कुर्बान करेंगे, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ सोचना कि कहीं ना कहीं वो एक सोल्जर तो है, लेकिन उसका भी एक परिवार है, फैमिली है, ठीक है। तो अगर उसकी जान जाती है तो देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, लेकिन उसके परिवार के ऊपर क्या बीतता है, अब ये चीज़ एक बार सोच लो। तो क्या इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है? इसी का एक रूट हमें दिखाते हैं पोएट अपनी पोएट्री में। तो वो क्या बोलते हैं, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। एक्चुअली क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारे इस दुनिया को अगर हम अपना मान लें, अगर हम कोई भी देश के जो लोग हैं उनको हम अपने से अलग ना माने,
कोई भी कंट्री को हम फॉरेन ना माने, तो हमारी जो दुनिया में चल रही जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसके साथ हमारा तनाव बना रहता है, जो कि एक आतंकवाद को वो वहाँ पर बढ़ावा देता है। लेकिन अगर साधारण इंसान से मिलो पाकिस्तान के, उसके वीडियोस भी देखो, अगर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आप देखना। एक वीडियोस तो मैं देख रहा था और उस वीडियो में मैं तो भारत का कोई इंसान उस पाकिस्तानी को एक नोट देता है, वो इंडियन नोट होता है, लेकिन पाकिस्तानी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो साधारण, एकदम साधारण इंसान था, ठीक है। तो जो स्ट्रीट ड्रिंक्स होते हैं ना, तो जो स्ट्रीट सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जो बेचते हैं, सोडा या लेमोनेड बनाते हैं या गन्ने का रस बनाते हैं, तो ये उनको दिया गया था। तो उससे उनको बोले हाँ ये चल जाएगी। तो मैं तो बहुत हैरान हो गया इस बात को देख के कि एक्चुअली बात ये है कि जो साधारण इंसान है उन सबको इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो हार्मनी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफ़रत को भर देते हैं इंसानों में, और फिर वो एक दूसरे को नफ़रत करने लगते हैं। नफ़रत इतने हाई लेवल पे चला जाता है कि वो वार की स्थिति में आ जाता है। और अगर वार होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अब ये बात एक बार सोच लो, ठीक। तो यहाँ पर देखो, रिमेंबर नो मैन अ स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन। कोई इंसान हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, कोई देश हमारे लिए विदेश नहीं। beneath all uniforms a single body, डिफरेंट यूनिफॉर्म पहने हुए हो, यानी कि जिसको वार यूनिफॉर्म होते हैं, आर्मी की जो मिलिट्री यूनिफॉर्म होते हैं वो पहने हुए हैं सारे सेना, लेकिन उस यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी है वो एक ही बॉडी है, वो ह्यूमन बॉडी है। और वो जैसी बायोलॉजी उस बॉडी की है, दुनिया में किसी भी इंसान का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर वैसा ही है, जीने का तरीका वैसा ही है। Single body breathe like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब एक चीज़ देखो, ये पैसों के लिए, पानी के लिए, तेल के लिए या मिनरल्स के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। आखिरकार हासिल क्या होने वाला है? क्या इस दुनिया में इंसान हमेशा रह जाएगा? क्या किसी भी इंसान का अस्तित्व हमेशा है क्या? बिल्कुल नहीं है, उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। लेकिन फिर भी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जागतिक जो मोह माया है, इसके ऊपर इंसान बच जाता है और वो सोचता है कि हाँ ये तो मेरा हमेशा के लिए हो गया, और इसकी वजह से वो लड़ाई भी करता है। लेकिन एक बात सोचो कि हम जो सामने वाले जो इंसान है उसको हम फॉरेनर क्यों माने? क्योंकि हमारा जैसा एक लैंड है, हमारा एक देश है, उसका भी वैसा ही देश है ना। तो हम जैसे हमारी धरती के ऊपर चल रहे हैं, वो भी तो अपने धरती के ऊपर चलता है। तो हमसे वो अलग कैसे हो गया? हम सब एक ही है ना। लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी हमारे मन के अंदर में नहीं आती। और ये एक बात तो तय है कि ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसे ही नहीं आएगी, हमें सैक्रिफाइस करना होगा, बहुत सैक्रिफाइस करना होगा, तब जाके यूनिफॉर्मिटी आए। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आज मान लो भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिलेशंस है, तभी ना भारत के जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, तो आज अगर कोई भी बच्चे से पूछ लो कि वो पढ़ाई करके अगर अच्छी डिग्री हासिल करता है, इंजीनियरिंग में हो या जनरल लाइन में ऑनर्स या MSc या PhD करता है, वो कौन से देश में जाना चाहता है? वो अमेरिका जाना चाहता है। इतने संख्या में भारतीय जो है अमेरिका में रहते हैं। तो आज संबंध अच्छे हैं, तभी ना हमारे बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे अपने देश में भेज भी रहे हैं। तो इतने अच्छे रिलेशंस हैं। हमारे मुसीबत के समय अमेरिका हमारे पास में आता, तो हम अपने अच्छे रिलेशंस रखे हैं, इसके वजह से ना हमें ये हेल्प मिल रहा है। लेकिन अगर हम दुश्मनी करें तो क्या होगा तब? अगर हमारे जो छात्र वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होगा? आप एक बार सोच लो। तो उससे आपका नुकसान है कि फ़ायदा है? अब एक चीज़ सोचो। और अमेरिका भी अगर हमारे साथ प्रॉब्लम खड़ा करने लगे तो उनको कितना नुकसान होने वाला? बाहर से जो चीज़ अमेरिका में जाती है, अब तो मैं बोल सकता हूँ कि भारत एक टैलेंट का हब है। यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। जो सुंदर पिचाई है, जो IIT खड़गपुर के स्टूडेंट है, वही गूगल के CEO बन के बैठे हुए हैं। इतने टैलेंट आपको अमेरिका को मिलेगा कहाँ से?
तो मैं यही बताऊंगा कि एक दूसरे के साथ नफरत करके सिर्फ बर्बादी ही मिलेगा, लाभ कुछ होने नहीं वाला है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे और स्ट्रेंज का मतलब होता है अननोन। इन द फर्स्ट लाइन, तो पहले लाइन जो है पोएट, तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि पोएट बोलेंगे कोई जो इंसान है वो फॉरेनर नहीं है, और यहाँ पर वो अपने बॉर्डर जो है डिफरेंट जो देश हैं उसके बॉर्डर को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बॉर्डर को वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बॉर्डर ना रहें। बॉर्डर नहीं रहे मतलब क्या है कि एटलीस्ट जो फिजिकल बॉर्डर है उसको हम हटा सके कि नहीं हटा सके, लेकिन हम अपने जो मेंटल बैरियर है उसको तो हटा सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर। दे टू आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। सूरज, हवा और पानी की महत्व के बारे में वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। तो यहाँ पर एक बार सोचो कि जब वार होता है, लड़ाई होती है, उस तरीके से जब कई दिनों तक जो खाने की जो सप्लाई है वो वहाँ तक पहुँचाई जाती है, देश में फूड सप्लाई का एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। और जैसे विंटर के मौसम में हम इतने बर्फ़ गिरता है कि कल्टीवेशन हो नहीं पाता ठीक से, तो वार का विंटर में ऐसा ही होता है ना, तो एक भूखमरी हो जाती है। जैसे आप एक बार सोचो, बंगाल में जब लड़ाई हुआ था तो वर्ल्ड वॉर के समय बंगाल में जापानीज़ अटैक के डर से मिदनापुर का जो एरिया है वहाँ पर फसल जला दिए गए थे ताकि अगर जापानीज़ फोर्सेस वहाँ पर आ भी जाए तो उनको खाना ना मिले। तो वहाँ पर भूखमरी हो गई थी बंगाल पर, भयानक। तो किसके लिए हुआ है? वार के लिए हुआ। उन लोग लड़ाई में उन लोगों का क्या यहाँ पर रोल था? नहीं, उन लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर आइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और वो भी मेहनत करके फसल उत्पादन करते हैं तो हम भी करते हैं ना, तो उनमें हमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हम बात की चले, अगर दे की बात कर रहे हैं तो वो दूसरे देश हैं, वहाँ के लोगों की भी हम बात करेंगे। हम तो उनको विदेशी बोलते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जो प्रकृति है वो हम सबको बहुत कुछ दिए हैं। जैसे हम लोगों को मिला है उन लोगों को भी मिला है। हमें सूरज, हवा, हमें पानी, सब कुछ मिला है। और भगवान किसी के अंदर में डिफरेंशिएट करते ही नहीं। भगवान ने तो ये देश नहीं बनाया ना, देश तो हमने बनाया है। हम सभी के लिए पूरा धरती दिया है भगवान ने। तो और जब हम फार्मिंग जो करते हैं, पीस, शांति के समय करते हैं, जब लड़ाई नहीं होती, और हम एक रिलैक्स लाइफ जीते हैं। तो लेकिन जब विंटर टाइम होता है, जब वार का टाइम होता है, तब किस तरीके से एक फूड सप्लाई ठीक से नहीं रह पाता, कितने भूखमरी हो जाती है कितने कितने देशों पे। हमने ये चीज़ देखा भी है। तो इसीलिए ये लड़ाई जो है इसको बंद करना होगा। ये इसको तभी हम बंद कर सकते हैं जब हम लोगों को अपना सकें। रिमेंबर, दे हैव eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love। एक चीज़ याद रखना कि उन लोगों का भी आँख है जो खुलते हैं जगने के समय, सोने के समय बंद होते हैं। और जो शक्ति है उसको प्यार से जीता जा सकता है। हर अगर लैंड की बात करें, हर देश की बात करें, तो वहाँ पर साधारण जीवन है जैसे हमारे जीवन है, उनका भी एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। अगर हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें, तो हम कितना कुछ उपलब्धि हमारा हो सकता है। यही तो बात है कि हमारे अंदर में जो विशेषताएं हैं, हम दूसरों को वो चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरों से कुछ सीखने को मिले तो हम वो ले सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम सभी के साथ अच्छे रिलेशंस रखें। और मैं यहाँ पर सच में बोल रहा हूँ, भारत ये कर दिखाया है। बात है सभी देश के साथ अच्छे संबंध रखें। कुछ कुछ देश जो हैं उनके साथ भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन
संभव नहीं होता। एक हाथ में ताली तो नहीं बजता ना, उस पक्ष के लोगों को भी तो उतना ही एक्टिव होना होगा। ये जो रूल है ये सबके लिए फॉलो होता है, एक साइड अगर फॉलो करेगा तो ये होगा नहीं। तो let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall expose, betray and condemn. Remember, we who take arms against each other. ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, ये किसके लिए होती है, कौन होती है? ये सब हम ही करते हैं ना। हम ही तो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, डिस्पोजेस कर देते हैं हम। यानी कि उस देश पे उस इंसान का अधिकार है, हम उसे डिस्पोजेस करते हैं, हम उसके साथ धोखेबाजी करते हैं, ठीक है, हम उसे घृणा करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जो यूएई, जो अरब के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तेल मिलता है, तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जाकर अपने कंपनी, अपने जहाज, अपने जो जंगी बेड़े हैं, लड़ाकू विमान है या जहाज जो हैं, सबमरीन है, वहाँ पर लगा दिए हैं। उन लोगों का वहाँ पर क्या काम? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो तो उनका नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कंपनी वहाँ पर काम कर रही है, तो सेना की क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम वहाँ पर बम गिरा रहे हो, धमाके कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? तो वहाँ के लोगों का जो अधिकार है उसको डिस्पोजेस कर रहे हो। आप तो वहाँ पर कंपनी खोल के वहाँ से मुनाफा कमा रहे हो, लेकिन वहाँ पर जाके बम गिरा रहे हो उन लोगों के ऊपर। या उन लोगों का कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? उनके पास अगर तेल है, ऑयल का भंडार है, तो ये सोचने वाली है। हम किसी को डिस्पोजेस नहीं कर सकते। अगर डिस्पोजेस करेंगे, बिट्रे करेंगे, तो उनके अंदर में भी नफरत ही पैदा होगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी दिया गया है ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा है, वो तुम्हारा नहीं। ये नेचर यूनिफॉर्म है, ये सभी के लिए एकदम इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आप बताओ, ऐसा होने लगे तो समुद्र में एक इलाके का जहाज, एक कंट्री का जहाज, तो दूसरे के समुद्री इलाके से या दूसरे के एयर स्पेस से गुजरना होगा, तो आप बोलोगे ये मेरा आसमान है। ऐसा हो सकता है क्या? एयर स्पेस खुला है, ओपन है, सबका है। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस तरीके से लकीरें खींचते रहे तो कितने अड़चने आ जाएंगी, ऑब्स्टैकल्स आ जाएंगी और हमारा नुकसान होगा। It is the human art that we defile our hells of fire and dust outrage innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. तो हमें ये बोलना है कि कोई भी देश जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई भी देश वो फॉरेन नहीं है, और कोई भी कंट्री हमें अजीब कंट्री, स्ट्रेंज कंट्री वो नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। डिफाइन मतलब डर्टी, पॉल्यूट करना। और अब एक चीज़ देखो कि हमारे जो रिसोर्सेस है, अर्थ लाइफ जो है, ह्यूमन अर्थ, उसको हमने कितना पॉल्यूट कर दिया है ना। हमने नरक के आँख में झोंक दिया है। ऐसा लगता है कि हमने इनोसेंट जो लोग हैं उनके अंदर में कितना नफरत भर दिया, यही हमने किया। तो देश को हम प्राकृतिक तरीके से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुनिया को, और हम साइकोलॉजिकल तरीके से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये था पोएम। तो इसका मतलब इस पोएम का यही है कि हमें वसुदैव कुटुंबकम, ये विश्व हमारा परिवार है, सभी अच्छे हैं, और नफ़रत को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। किसी देश को ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें नफ़रत का, जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना है, तब ये दुनिया बहुत अच्छी बन पाएगी। इसमें लड़ाई नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ डेवलपमेंट हो। कहाँ इंसान पहुँच गया है, दूसरे ग्रह में जाने की, प्लैनेट में जाने की सोच रहा है पूरे सिविलाइजेशन को लेके, और हम एक दूसरे के साथ ही लड़ाई करें। ये कितनी पिछड़े मानसिकता है बताओ। तो विस्तारवादी मानसिकता जिस भी देश का है वो पिछड़ा है। इस समय अगर चाइना जो कर रहा है या पाकिस्तान जो कर रहा है, बहुत गलत बात है। भारत ने कितना अच्छा रिलेशन रखा इन दोनों देश के साथ, क्या किया इन दोनों? धोखेबाजी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये जो पोएम है, तो इन दोनों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। भारत ने तो अच्छे संबंध रखे ही हैं सबके साथ, लेकिन अगर भारत ने कुछ इसमें से नहीं किया है तो उनको ज़रूर भारत को भी सोचना चाहिए कि हाँ, क्या मेरे द्वारा क्या गलती हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि नहीं, भारत ने तो सारे वर्ल्ड के साथ ही अच्छे रिलेशंस हैं।
ज़्यादातर देशों के साथ अच्छे रिलेशन से मतलब ये देश सही है, और चाइना जिसके साथ सारे देश का खराब रिलेशन से मतलब ये देश गलत है। आप भी सोच लो। अब लिटरेरी डिवाइस की बात करें राइमिंग स्कीम की, तो जस्ट पूरे पोएम है फ्री वर्ड्स पे लिखा हुआ है। फ्री ये होता है कि पोएम के कोई भी लाइन के साथ किसी भी लाइन का मैच नहीं होता। आप यहाँ पर देख लो, अगर हम किसी भी लाइन को उठाए, इस लाइन को उठाओ, इट इज द ह्यूमन आर्ट दैट वी डिफाइल के साथ इनोसेंस, कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। ओन, नो, स्ट्रेंज, किसी के साथ भी कोई भी लाइन के साथ किसी लाइन का मैच नहीं, इसे हम फ्री वर्ड्स कहते हैं। पोएम फ्री वर्ड्स पे लिखा हुआ है। और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस एलिटरेशन का इस्तेमाल किया है। एलिटरेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एंड टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स कॉल्ड एलिटरेशन, मतलब दो एकदम सटे हुए या दो से ज़्यादा वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार आता रहे, उसे एलिटरेशन कहते हैं। इसे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टैंजा 1 पे बी साउंड रिपीटेड हुआ है, स्टैंजा 1 पे बी साउंड रिपीट हुआ है। हम स्टैंजा 1 पे आपको लेके चलते हैं। स्टैंजा 4 है, स्टैंजा 1 जो बी साउंड जो है, यहाँ पर देखो, बॉडी ब्रीथ्स, बी साउंड रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये एलिटरेशन है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और ये स्टैंजा 1 है। 2 में विंटर्स वार, ये डब्ल्यू यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और मेटाफर भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर है कि यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्री। यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट मिलिट्री यूनिफॉर्म की बात की जा रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, इसे मेटाफर किसे कहते हैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। मान लो द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट। ये लाइक लगा के कैमल शिप मतलब डेजर्ट की शिप की तरह है, मतलब इस तरीके से तुलना कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि कैमल ही जहाज है मरुस्थल का, डेजर्ट का, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कोई लाइक और एस नहीं लगाते हैं, तो वो मेटाफर। लाइक और एस लगा के अगर बोलते हैं कि कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, तो वो सिमिली है। लेकिन अगर लाइक नहीं हटाते हैं, अगर हम बोलते हैं कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो वो मेटाफर है, ठीक है। रिपीटेशन मतलब अगर एक ही वर्ड का रिपीटेशन है, रिमेंबर वर्ड को देखो, 5 बार ये रिमेंबर वर्ड इस पोएम में रिपीट हुआ है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है। इसके बाद आता है एंजॉयमेंट मतलब पोएट्री का सेंटेंस और लाइन में डिफरेंस है। मतलब पूरा सेंटेंस कई लाइन, एक से एकाधिक लाइन में ख़त्म होता है जाके। तो कोई पंक्चुएशन मतलब रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा अगर होता है जैसे स्टैंजा 1 लाइन 2 3 4, इसमें देखो लाइन 2 3 4 मतलब 2 से लेके 4 पे जाके ख़त्म हुआ है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं। तो पूरा सेंटेंस 3 लाइन पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो एकाधिक लाइन ले रहा है एक सेंटेंस ख़त्म होने, ठीक है। इसी के साथ ही ये पोएम यही बस समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल ना रहा तो सवाल को ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही।